Good afternoon, everyone. My name is Dr. Rohit, Assistant Professor, MT College of Law, Greater Noida, and today I'm going to discuss the topic Panchayati Raj System. Let's begin. First of all, we will discuss introduction and what is पंचायती राज सिस्टम. जब हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो वो हम देखते हैं कि पूरे भारत में दो तरह के लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है. और लोकल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक है पंचायत सिस्टम और एक है म्यूनसिपालिटी. पंचायत सिस्टम बेसिकली गांव के लिए बनाया गया है और म्यूनसिपालिटी शहरों के लिए. क्योंकि जब हम 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, ठीक है, तो उसमें जो गांव की कंडीशन थी, जो हमारे विलेज थे, जो गांधी जी का दर्शन था, वो गांव के प्रति ज्यादा सोचते थे. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गांधी जी का दर्शन था वो पूरा गांव के विकास से रिलेटेड था. कि जैसे और वो ये चाहते थे कि जैसे ही गांव विकास करेंगे वैसे ही भारत का विकास संभव हो पाएगा. गांव अगर स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, गांव अगर स्वच्छ रहेगा तो भारत स्वच्छ रहेगा. गांधी जी के दर्शन में वो हमेशा गांव को प्रेफरेंस ज्यादा देते थे. इसीलिए आजादी के बाद हमें गांव के विकास के लिए ज्यादा योगदान देने की जरूरत पड़ी. पंचायती राज सिस्टम, देखिए, जैसे ही देश हमारा आजाद होता है और हमारे भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद आर्टिकल 40 में भी ये लिखा गया है कि गांव में ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा. लेकिन ये जो आर्टिकल 40 है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक पार्ट है, जिसमें ये स्टेट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो इन कंडीशंस, इन पंचायती राज सिस्टम को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करे या ना करे. ये किसी तरह से फोर्सेबल नहीं है कि स्टेट को पंचायती राज सिस्टम अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना ही करना है. क्योंकि स्टेट पॉलिसी में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं, वो स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं किए गए हैं. इसलिए जो इसलिए जो आर्टिकल 40 है, जो गांवों का विकास है, वो स्टेट के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया गया था कि गांव की स्टेट अपने राज्य में गांव के लिए पंचायती राज सिस्टम का गठन करें या ना करें. देखिए, जब हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम बेसिकली ग्रामीण इलाकों के लिए है, रूरल एरियाज के लिए है, जिसमें आप 3 टायर सिस्टम फॉलो करते हैं. और इसमें 73 अमेंडमेंट को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है. 73 अमेंडमेंट जो आपका एक माइलस्टोन डिक्लेयर होता है पंचायती राज सिस्टम के इतिहास में. अब हम देखते हैं इसमें 3 टायर सिस्टम क्या होता है. जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि गांव के विकास के लिए आज भी गांव में, भारत के गांव में 3 टायर सिस्टम प्रचलित है, जिसमें कि एक जिला परिषद होगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, फिर एक पंचायत समिति जो आपके ब्लॉक लेवल पर होती है, और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जो आपके विलेज लेवल पर होती है. क्योंकि आज भारत में गांव में यही त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है. फिर हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पंचायत राज सिस्टम की, पंचायती राज सिस्टम का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसे कैसे आया. जैसे ही हमने पहले डिस्कस किया था कि आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, जो ये बताता है कि राज्यों के लिए जितने भी प्रोविजन स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं, वो राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं है. राज्य अपने कंडीशंस के हिसाब से, अपने अपने यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर इन प्रोविजंस को अपने स्टेट में लागू कर सकती है, और चाहे तो लागू नहीं भी कर सकती है. ये किसी भी तरह से स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं कि फिर हम 1947 में आजादी के बाद जो गांधी जी का विचार था कि गांव में ज्यादा सुदृढ़ बनाया जाए, गांव को ज्यादा शक्ति प्रदान की जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 1952 में 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था, जिसका काम ये था कि जो गांव के विकास में पूरी तरह से योगदान देगी या गांव को मजबूती प्रदान करना, गांव को उनके विकास से पूरा तरह से इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूड किया गया था, कि वो ज्यादा से ज्यादा गांव में
उनके विकास के लिए काम करें। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में इंप्लीमेंट किया गया और 1 साल तक उसने पूरी तरह से काम किया, सफल काम किया। इसके बेस पे जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, 1 साल वो सफल काम करने के बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस थी वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पे ही इम्प्लीमेंट की गई थी कि दोनों का काम आपके गांवों का विकास करना ही था। ठीक है। अब इसके बाद गांव के विकास के लिए दोनों प्रोग्राम्स काम करने लगते हैं। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये दोनों प्रोग्राम काम करते हैं गांव के विकास के लिए और ये काम करते जाते हैं। फिर इन्होंने इसके 5 साल, मतलब 4-5 साल काम करने के बाद इन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने वायदे किए कि हमने गांव के विकास के लिए ये काम किया, गांव के विकास के लिए ये काम किया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को इवेल्युएट करने के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई जाती है। ये हमारी मेजर कमिटीज हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ना है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी और थुनगुन कमेटी। ठीक है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो वायदे किए थे कि गांव के विकास के लिए हमने बहुत योगदान दिया है और गांव का विकास हुआ है, उन विकासों को, उन जितने भी विकास किए गए, उन विकास के मूल्यांकन के लिए गवर्नमेंट ने 1957 में कम्युनिटी बलवंत राय मेहता कमेटी इस्टेब्लिश की। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को और बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट के साथ कई रिकमेंडेशन भी दिए। अब आप ये कहेंगे कि 1957 में कमेटी बनती है, 59 में इन्होंने रिपोर्ट की, 2 साल का ये टाइम कहाँ पे लग गया? बलवंत राय मेहता ने भारत के जितने भी गांव थे, सारे गांवों का उन्होंने निरीक्षण किया। उनका वहां पर जा जाकर वहां के लोगों से मिले और उन्होंने ये बताया कि गांव की जो कंडीशन है वो भारत में एक जैसी नहीं है। कहीं कहीं गांव पे आ, सूखे की समस्या है, कहीं पे बाढ़ की समस्या है, कहीं पे बर्फ ज्यादा पड़ रही है या कहीं पे गर्मी ज्यादा हो रही है। तो भारत के जितने भी गांव थे उनकी कंडीशन एक जैसी नहीं थी। तो जब कंडीशन एक जैसी नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम भी एक जैसी नहीं होगी। इसीलिए बलवंत राय मेहता को पूरे 2 साल लग गए अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करने में। ठीक है। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद बलवंत राय मेहता से गवर्नमेंट ने पूछा कि आप अपनी रिकमेंडेशन क्या देने चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने पूरी तरह से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो वायदे किए थे, जो काम उसने बताए थे, उन कामों में पूरी तरह से वो सफल नहीं हुए थे। अशोक बलवंत राय मेहता ने अपनी कमेटी में कहा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। इसलिए गवर्नमेंट ने बलवंत राय मेहता से पूरी तरह से ये पूछा कि आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि गांव को कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप जिला परिषद बनाएंगे और ब्लॉक लेवल पर आप पंचायत समिति और विलेज लेवल पर आप ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बनाएंगे। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम का ये त्रिस्तरीय ढांचा अ, स्थापित किया गया था। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट एक पहला गांव बना जहां पे पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1977 से 78 में आई। इससे पहले बलवंत राय मेहता ने अपनी रिकमेंडेशन में त्रिस्तरीय सिस्टम की तो बात की, 3 टायर सिस्टम की तो बात की थी। उसके अलावा इन्होंने पंचायतों के लिए एक टर्म यूज किया जिसको नाम दिया इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, या फिर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्योंकि बलवंत राय मेहता ये चाहते थे कि जब तक लोकल लेवल पर लोकल पीपुल का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में नहीं होगा, तब तक जो लोकल समस्याएं हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं,
उनको सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत आती रहेगी। इसलिए बलवंत राय मेहता ये चाहते थे कि किसी भी तरह से जो लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लोकल लोगों को गवर्नमेंट में भागीदार बनाया जाए। ठीक है। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है। बलवंत राय मेहता कमेटी के 20 साल बाद 1977 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट जाती है और उस समय जनता दल की गवर्नमेंट आती है, मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो 20 साल से जो थ्री टायर सिस्टम चल रहा था पंचायतों के लिए, उस पंचायत सिस्टम में उन्होंने रिफॉर्म की बात की और अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसको उन्हीं के नाम पर अशोक मेहता कमेटी कहा गया। अशोक मेहता कमेटी ने जो थ्री टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी जगह पे उन्होंने टू टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जिला परिषद, जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत तो रखा, लेकिन वहीं पे दूसरा जो कमेटी बनाई उन्होंने मंडल परिषद बनाया। मतलब ग्राम सभा और पंचायत समिति, ग्राम सभा और पंचायत समिति को एक कर कर उन्होंने मंडल परिषद बताया। मतलब अशोक मेहता के अकॉर्डिंग जो पंचायतों के लिए टू टायर सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव प्रूफ होगा। ठीक है। अशोक मेहता कमेटी ने टू टायर सिस्टम दिया, बलवंत राय मेहता ने थ्री टायर सिस्टम दिया। इसके बाद जीवी के राव कमेटी इंट्रोड्यूस होती है। जीवी के राव कमेटी अपनी जो भी जीवी के राव कमेटी ये कहती है कि जो 1985 में इंट्रोड्यूस हुई, जीवी के राव की कमेटी में इन्होंने, इस समिति ने राज्य स्तर पर एक राज्य विकास परिषद की स्थापना की और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन की बात की। मतलब जीवी के राव जो है उन्होंने ये कहा कि राज्य स्तर पर भी एक राज्य विकास परिषद, स्टेट डेवलपमेंट कमीशन होना चाहिए। इसके बाद एक एल.एम. सिंघवी कमेटी बनती है जो 86 में बनती है। ठीक। एल.एम. सिंघवी ने पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी काम थे उनका इवैल्यूएशन किया और अपने और उनमें जो रिफॉर्म के संबंध में बहुत सारी रिकमेंडेशन दिए। सिंघवी समिति जो बनाई गई थी, इस समिति ने गांव के पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन और इनकी फिनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की सिफारिश की गई। उनको मतलब एल.एम. सिंघवी ने फिनेंशियल से रिलेटेड अपने रिकमेंडेशंस दिए। उसके बाद थुनगुन कमेटी बनती है जो आपकी 87 में बनती है। थुनगुन कमेटी ने पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई, इस कमेटी ने अपने जो प्रपोजल था उसमें ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को जब तक संविधान में स्थान नहीं दिया जाएगा, जब तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, तब तक तब तक जो स्टेट हैं वो पूरी तरह से मैंडेटरी नहीं करेंगे पंचायती राज सिस्टम को अपने स्टेट में। इसलिए थुनगुन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की। ठीक है। तो ये मेजर पार्ट कमिटीज थी जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड बनी गई, जिसमें बलवंत राय मेहता थ्री टायर सिस्टम की बात करता है, अशोक मेहता टू टायर सिस्टम की, जीवी के राव स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं, एल.एन. सिंघवी फिनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के से रिलेटेड रिकमेंडेशन देते हैं और थुनगुन कमेटी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करती है। ठीक है। अब देखिए, तुनगुन कमेटी ने जो स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की, उसी के आधार पर, ठीक है, 73 अमेंडमेंट 1992 में किया जाता है। द एक्ट ऑफ 1992 एडेड अ न्यू पार्ट्स 11 to the constitution. It also added a new schedule 11 which contain the list of function items of panchayat is provide for a three-tier system of panchayati raj in every state at the village, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। 73 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में दर्जा दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। स्टेटस प्रोवाइड करने का मतलब ये कि अभी तक जो स्टेट के लिए ये मैंडेटरी नहीं था पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कराना, लेकिन 73 अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद राज्यों को, स्टेट्स को पंचायती राज सिस्टम अपने स्टेट में
इम्प्लीमेंट कराना मैंडेटरी कर दिया गया, जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल जोड़ी गई। ठीक है, 9 पार्ट 9 में उसको जगह दी गई। और आर्टिकल 243 से लेकर 240 ओ तक पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड उसमें प्रावधान प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। पंचायती राज सिस्टम में जो भी प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, जिसमें कंपोजिशन ऑफ पंचायत है, ठीक है, कि की हर स्टेट अपने लेवल पर पंचायतों का गठन करेगी, ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। हर राज्य अपने राज्य के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। और उन्हीं के ये मैंडेटरी कर दिया गया। और उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स डिक्लेयर की गई। ठीक है, और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड कर दिया है कि वो रिजर्वेशन किस बेस पे देते हैं। जैसे उन्होंने SC ST को तो 33% रिजर्वेशन की बात की, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन की बात की। महिलाओं के लिए हर स्टेट ने 33% रिजर्वेशन की बात तो की, और SC ST के लिए वहां की पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन की बात की। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पे महिलाओं का रिजर्वेशन 50% कर दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना जिसने महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसको 50% तक कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ये ये जितने भी कंपोजिशन ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपके 73 अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। ठीक है, थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, कि जो पंचायत है उनका कार्यकाल कितना होगा। जैसे ही हमारे भारत में जो भी सरकार बनती है, जो गवर्नमेंट बनती है, हर गवर्नमेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है, वैसे ही पंचायतों का भी कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। अगर पंचायत 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर नई पंचायतों का गठन जरूरी है। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि यदि 4 साल 7 महीने के बाद अगर पंचायत डिसॉल्व होगी, ठीक है, तो हम 5 महीने रुकेंगे, और उसके बाद जैसे ही उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। और यदि अगर 2 साल के बाद कोई पंचायत डिसॉल्व होती है, तो अब 6 महीने के अंदर नई पंचायत बनेगी। और जो नई पंचायत बनाई जाएगी, वो काम करेगी पूरे 5 साल के लिए नहीं, वो काम करेगी जितना भी टाइम पीरियड बचा हुआ है। नई सिर्फ 5 साल के लिए वो काम नहीं करेगी, जितना टाइम पीरियड उसका बचा हुआ है, 2.5 साल 3 साल, उसी टाइम पीरियड के लिए वो पंचायत अपना काम करेगी। इसी तरह से स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम ये था कि ये डिसाइड करेगा कि पंचायतों को कितना फिनांस देना है, कितना पैसा देना है। ठीक है, और इसके अंदर पंचायतों के लिए टोटल 29 सब्जेक्ट डिक्लेयर किए गए थे 73 में, कि पंचायत इन 29 विषयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, कि वो कैसे भी अपना काम कर सकती है उन 29 विषयों पर। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम ये भी था कि वो गाँव में कुछ तरह के टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि फाइनेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पैसा, बिना पैसे के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता है। इसलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को थोड़ी ये पावर दी गई कि वो टैक्सेस के थ्रू भी अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती हैं। फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम था जितने भी स्टेट के अंदर जो भी लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी पूरी स्टेट इलेक्शन कमीशन को जाती है। ठीक है, अब देखिए, इस जो स्टेट फिनांस कमीशन की बात हम करें, तो इस 73 अमेंडमेंट के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बात ये की गई कि अब एवरी 5 ईयर के बाद स्टेट लेवल पर एक फिनांस कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, ये फिनांस कमीशन राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच, पंचायती संस्थाओं
के बीच धन के बंटवारे से संबंधित सिफारिशें करेगा। मतलब ये कि जो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, ये स्टेट और पंचायतों के बीच जो भी धन का बंटवारा होगा उसमें ये अपनी सिफारिशें देगा। ठीक है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का पूरी तरह से निषेध कराया गया है। आर्टिकल 329 में यह कहा गया कि निर्वाचन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने पर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसी प्रकार न्यायालयों को इस बात की अधिकारिता नहीं होगी कि वे अनुच्छेद 243 के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि या विधि की मान्यता की परीक्षा करें। ठीक है। तो अब देखो 73 अमेंडमेंट के बाद स्टेट को पूरी तरह से ये पावर्स तो दे दी गई कि आपको अपने स्टेट के अंदर पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है। लेकिन इसके पीछे रीजन मतलब सोचने समझने वाली बात यह है कि स्टेट के ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं को तो मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जितने भी 29 विषय थे वो स्टेट के ऊपर आज भी डिपेंड करते हैं कि वो कितने सब्जेक्ट अपने राज्य में लागू करते हैं और कितने नहीं करते हैं। वैसे ही रिजर्वेशन देने की बात भी स्टेट के ऊपर लागू कर दी गई है। ठीक है। और सब्जेक्ट भी लागू करने की बात स्टेट पे कर दी गई है। कहने का मतलब ये कि आपने पंचायती राज सिस्टम तो इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट को मैंडेटरी कर दिया। स्टेट अब पूरी तरह से फोर्सेबल है कि अब आप अपने राज्य में पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करोगे, और अगर नहीं करते हो तो वहाँ की जनता कोर्ट में जा सकती है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट ने पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्टेट में लागू नहीं किया है। ठीक है। तो ये जो पूरा कंपोजिशन, पूरा पंचायती राज सिस्टम के बारे में अभी जो डिस्कशन हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ऐसे तो टॉपिक ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसको कंसाइज करने की पूरी कोशिश की कि आप इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लें। ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को जब 73 अमेंडमेंट हुआ उसके बाद आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 से लेकर 240 ओ तक हमने पंचायती राज सिस्टम से बहुत सारे प्रोविजंस को, आर्टिकल्स को इसमें ऐड किया, जिसमें स्टेट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो अपने यहाँ किसी भी तरह की जो पंचायत सिस्टम है वो उसको इम्प्लीमेंट करें। और उसके साथ साथ हमने स्टेट को भी पावर दी गई है कि वो अपने यहाँ की कंडीशंस को देखते हुए पंचायती राज सिस्टम में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। आई होप, थैंक यू, आई होप जितना भी मैंने बताया वो आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।